हेलो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एसी टू एसी कन्वर्टर को हम लोग बनाएंगे, है ना। पहले एसी टू एसी कन्वर्टर को हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, ठीक है, या जिनको समझने में प्रॉब्लम होती है, वो सिर्फ जो क्वेश्चंस जो आज मैंने कराया है उसको करके जाइएगा एग्जाम में। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि जो क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे वो इसी में से आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले एसी टू एसी कन्वर्टर समझते हैं। एसी टू एसी कन्वर्टर क्या होता है? एसी टू एसी कन्वर्टर जो होता है, फिक्स एसी को वेरिएबल एसी में चेंज कर फिक्स एसी को वेरिएबल एसी में चेंज करता है। ये चार अलग अलग टोपोलॉजी होते हैं एसी टू एसी कन्वर्टर का। सबसे ज़्यादा जो है ये वाला टोपोलॉजी यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा ये वाली टोपोलॉजी को यूज़ किया जाता है, फर्स्ट वाली टोपोलॉजी को यूज़ किया जाता है, या सिंपल से थर्ड वाले टोपोलॉजी को यूज़ किया जाता है, सिंपल ट्रैक लगा देते हैं। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि एग्जाम्पल ये है कि एक एसी सप्लाई दिया है आपका, और इससे आपने क्या लगा दिया, ने आप इससे आपने कनेक्ट कर दिया फैन को, इससे आपने कनेक्ट कर दिया फैन को। ठीक है, अब फैन का जो स्पीड है आपको चेंज करना है। ठीक है, फैन के स्पीड को आपको चेंज करना है। तो हम लोग जब स्पीड चेंज करते हैं तो जो केस रहता है उसमें क्या रहता है कि उसमें हम लोग एक रजिस्टर लगा देते हैं, वेरिएबल रजिस्टर। और ये रजिस्टेंस की वैल्यू जब आप इंक्रीज करते हैं तो करंट की वैल्यू आपकी कम हो जाती है, तो स्पीड की वैल्यू भी रिड्यूस हो जाती है, स्पीड इज रिड्यूस्ड। ठीक है, और अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर देंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है और स्पीड जो होता है इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। बट द पावर कंजम्पशन रिमेन सेम, पावर कंजम्पशन आपका चेंज नहीं होता है, पावर कंजम्पशन रिमेन्स सेम, पावर कंजम्पशन आपका चेंज नहीं होता, तो इसका कोई फायदा नहीं होता। अब हम लोग इसको थोड़ा सा रिप्लेस करते हैं एक दूसरे सर्किट से रिप्लेस करते हैं। मान लीजिए ये दूसरा सर्किट आपका इस तरह का है, ठीक है, कि एक एसी सप्लाई है। ठीक है, साथ में हमने क्या लगा दिया, साथ में हमने लगा दिया ट्रायक। ठीक है, एक ट्रायक लगा दिया। ये इमेजिन कर लीजिए कि साथ में हमने क्या लगा दिया, एक ट्रैक लगा। तो ट्रैक का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, सिंबल होता है ट्रैक का। ठीक है, ट्रैक हमने लगा दिया। अब ट्रैक लगाने के बाद यहाँ पर आपने फैन, जो भी आपका फैन है या जो भी चीज़ें हैं इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है उसको आपने लगा दिया। ठीक है, तो हमारा जो सप्लाई है, एसी सप्लाई कुछ इस तरह का रहता है। ठीक है, एसी सप्लाई हमारा कुछ इस तरह का रहता है। का जो एसी सप्लाई है वो कुछ इस तरह का, ठीक है, इस तरह का। अब मान लो ट्रैक में आपने फायरिंग कहाँ कहाँ दिया, यहाँ पर से फायरिंग दिया फर्स्ट साइड, मतलब जो ट्रैक की फायरिंग दे रहे हैं वो हर एक इसमें दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके कारण से क्या होगा, इसके कारण से ये होगा कि आपका ये जो हिस्सा है जहाँ तक फायरिंग नहीं दिए हैं वो आपका हिस्सा क्या हो जाएगा, वो आपका हिस्सा कट जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ से फायरिंग दिया है उसको छोड़ करके बाकी हिस्सा क्या हो जाएगा, बाकी हिस्सा आपका कट जाएगा। ठीक है, बाकी हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये जो कट जा रहा है बाकी हिस्सा, इससे क्या होता है, इससे हमारा पावर की सेविंग होती है। इससे हमारा क्या होता है, पावर की सेविंग होती है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से फायरिंग दिया मैंने, इसके इससे क्या होगा, पावर की सेविंग होती है। तो देखिए कुछ कुछ हिस्सा आपने काट दिया। ठीक है, कुछ कुछ हिस्सा आपने काट दिया, तो टोटली करंट आपका रिड्यूस हो जा रहा है, क्योंकि एवरेज वैल्यू ऑफ वी आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। पी आर एम एस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन फायरिंग एंगल। फायरिंग एंगल बढ़ाने से वी आर एम एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़े, सॉरी, कम हो जाएगी। ड्यू टू दिस, इसके कारण से करंट ऑल्सो डिक्रीजेस, करंट भी डिक्रीज होगा। और करंट डिक्रीज होगा तो उसके कारण से जो आपका जो स्पीड है या फैन का स्पीड है वो क्या हो जाएगा, कम होगा। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, स्पीड कंट्रोल कर रहे हो बाय कंट्रोलिंग द पावर।
पावर भी आप कंट्रोल कर रहे हो, तो इससे क्या हो जाता है, एनर्जी बचती है आपकी। इससे क्या होती है, एनर्जी बचती है। तो ये क्या है, एसी टू एसी कन्वर्टर बेसिकली एनर्जी बचाने के लिए ही होता है। रजिस्टिव लोड के साथ ऑपरेट कराएंगे तो देखिए वोल्टेज और करंट साथ साथ चलेगा। तो रजिस्टिव लोड के साथ चलाएंगे तो हमारा आरएमएस वैल्यू कितना आता है, वी अंडर रूट ऑफ 1/1 माइनस अल्फा बाई पाई प्लस साइन 2 अल्फा अपॉन 2 पाई। ठीक है, इसी को बस याद रखिएगा। इंडक्टिव लोड का खाली वेव फॉर्म याद रखिएगा। इंडक्टिव लोड जो होता है उसमें कंडक्शन लंबा चलता है, तो ये हमारा इसका वेव फॉर्म है। ठीक है, एसी टू एसी कन्वर्टर में हम लोग को इतना ही पढ़ना है, बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, गेट लेवल का नहीं पढ़ना है। अब जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार खुद से बना लीजिएगा। इसको देख के जाइएगा एग्जाम में। ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं, जो जेई और ए लेवल के आते हैं, वो इतने में से ही आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ इतने क्वेश्चन को बना लेना है। ठीक है, सिर्फ इतने क्वेश्चन को आप लोगों को बना लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्नबर सर्किट इज यूज टू, स्नबर सर्किट किस लिए काम आता है, स्नबर सर्किट to limit the rate of rising of voltage across BT to rate of rising of voltage across the SCR, to limit the rate of rising in current across track, to limit the rays of rising in current। सबसे पहले याद रखिएगा, जो स्नबर सर्किट होता है, स्नबर सर्किट जो होता है वो रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज को कंट्रोल करता है। ठीक है, दूसरा चीज बीजेटी का तो वोल्ट कंट्रोल होता ही है। बीजेटी का जो वोल्टेज मतलब बीजेटी का जो कंडक्शन है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि फुल्ली कंट्रोल डिवाइस होता है। तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा बी, रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज इन एससीआर। स्नबर सर्किट जो होता है एससीआर के रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज को कन्वर्ट कंट्रोल करता है। इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज और फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर इज 30, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल वोल्टेज। मतलब वीएम की वैल्यू आपको दे दी है 30। ठीक है, 30 वोल्ट मैक्सिमम वैल्यू है ना। फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, तो एवरेज वैल्यू हो जाएगा हमारा वी एवरेज इज इक्वल टू 2 VM अपॉन पाई। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो 2 इंटू वी एम के जगह 30 अपॉन पाई के जगह 3.14 ले लेता हूँ। इसका आंसर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 30/3.14। इसका आंसर आ जाएगा 19.108। और वी आर एम एस हमारा कितना आता है, वी आर एम एस की वैल्यू आती है वी एम अपॉन √2। वी आर एम एस की वैल्यू कितना आता है, वी एम अपॉन √2। मतलब वी एम की वैल्यू 30 और √2 की वैल्यू 1.414। इसका आंसर आ जाएगा 30/1.414, 21.216 आ रहा है, 21.216 आता है। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल वोल्टेज बोल रहे हैं। तो रिपल वोल्टेज क्या होता है, वी रिपल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर एम एस का स्क्वायर माइनस वी एवरेज का स्क्वायर, वी आर एम एस का स्क्वायर माइनस वी एवरेज का स्क्वायर। तो वी आर एम एस हमारा कितना है, वी आर एम एस की वैल्यू है, वी आर एम एस की वैल्यू है 21.216 का स्क्वायर, 216 का स्क्वायर माइनस वी एवरेज मतलब हो गया 19.108 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, वी आर एम एस का स्क्वायर माइनस वी एवरेज का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा
21.216 का स्क्वायर माइनस 19.108 का स्क्वायर का अंडर रूट कर। इसका आंसर थोड़ा अलग आ रहा है, ठीक है। 9.21, ये आंसर आ रहा है 9.219, लेकिन ऑप्शन में ये है नहीं। लेकिन जो स्क्वायर वी जो है, वी रिपल का जो स्क्वायर आता है, रिपल का स्क्वायर जो आ रहा है, ये कितना आ रहा है आपका? 85 आ रहा है, 85 आ रहा है। और ऑप्शन में 85 गलत दिया है, ऑप्शन 85.5, इसको टिक लगा दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर ऑफ सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर in which feeds constant DC current in a load when a magnitude of power angle is 30 डिग्री। अल्फा अपने को दिया हुआ है 30 डिग्री। इसको याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर, डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर, इसकी वैल्यू कॉस अल्फा के बराबर होता है, मतलब कॉस ऑफ 30 मतलब √3/2 के बराबर है। अगला क्वेश्चन है, इन अ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड ऑफ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जो रेक्टिफायर होता है वो किस में होता है? ऑफ स्टेट में होता है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में SCR किस में रहता है? SCR जो होता है ऑफ स्टेट में होता है, ठीक है। ब्लॉकिंग लिखा हुआ है, ब्लॉकिंग मतलब वो ऑफ है, कंट्रोल नहीं, करंट नहीं फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? ऑफ स्टेट में कहेंगे। A silicon control rectifier is turned on if the anode current is greater than, एनोड करंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्वेश्चन में थोड़ा है। एनोड करंट की वैल्यू किससे ज्यादा होना चाहिए? कैथोड करंट से। कैथोड करंट नहीं होगा, यहाँ पर लैचिंग करंट होगा, ठीक है, याद रखेगा, लैचिंग करंट एक होता है। ये इसको याद रखेगा पॉइंट को, SCR इज ऑन व्हेन एनोड करंट इज ग्रेटर देन लैचिंग करंट। एक हर एक SCR का एक मिनिमम करंट होता है, जितना करंट ज्यादा होने के बाद SCR ऑन हो जाता है, तो जो मिनिमम करंट होता है उसी को क्या कहते हैं? लैचिंग करंट कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा सी, लैचिंग करंट। और SCR जो होता है ऑफ होता है व्हेन एनोड करंट इज लेस देन होल्डिंग करंट। दो होता है, देखो कोई भी SCR हम लोग खरीदते हैं तो उसकी दो रेटिंग होती है, एक लैचिंग करंट की रेटिंग होती है, एक होल्डिंग करंट की रेटिंग होती है। ऑन करने के लिए एनोड करंट की वैल्यू लैचिंग करंट से ज्यादा होना चाहिए, और ऑफ करने के लिए एनोड करंट की वैल्यू होल्डिंग करंट से कम होना चाहिए, और होल्डिंग करंट की वैल्यू कम होती है लैचिंग करंट से, इतना याद रखिएगा। The anode current passing through silicon passing through a conducting SCR is 20 ampere. If its gate current is made half, what will be the anode current? देखिए एनोड करंट की वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है 20 एम्पियर, गेट करंट को हाफ करेंगे तो एनोड करंट कितना होगा? देखो गेट से SCR कंट्रोल ही नहीं होता, समझे। गेट एक बार करंट फ्लो कर गया तो गेट करंट आप बंद भी कर दो तब भी SCR ऑन रहेगा, ठीक है। गेट करंट आप बंद भी कर दो तो SCR ऑन रहेगा, SCR ऑन रहेगा तो उतना ही करंट फ्लो करते रहेगा, तो इसका आंसर 20 एम्पियर आएगा। एन SCR इज टर्न्ड ऑफ, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इज टर्न्ड ऑफ मोड व्हेन इट्स टर्न ऑफ टाइम इज। टर्न ऑफ टाइम जो होता है, देखिए ये टर्न ऑफ टाइम, टर्न ऑफ टाइम, ठीक है। देखो टर्न ऑफ टाइम क्या चीज का है? ये SCR की प्रॉपर्टी है, SCR कैरेक्टरिस्टिक्स है, समझे। कितना देर में SCR बंद होगा उसको क्या बोलते हैं? टर्न ऑफ टाइम बोलते हैं, ठीक है। और सर्किट टर्न ऑफ टाइम मतलब कितना समय सर्किट दे रहा है बंद होने के लिए। तो सीधी सी बात है, SCR का टर्न ऑफ टाइम जो होता है सर्किट के टर्न ऑफ टाइम से कम होना चाहिए, तभी जा करके SCR बंद होगा। अगर ज्यादा होगा, सर्किट को टाइम उतना दे ही नहीं रहा है आपको बंद होने के लिए, मान लीजिए SCR को बंद होने में, SCR टर्न ऑफ टाइम जो होगा आपका, मान लीजिए
ये आपको मान लीजिए दे दिया है 0.1 मिली सेकेंड, और सर्किट आपको टाइम दे रहा है 0.05 सेकेंड, मिली सेकेंड, ठीक है, मिली सेकेंड। तो सर्किट उतना टाइम दे ही नहीं रहा एस सी आर को बंद होने के लिए, इसलिए एस सी आर बंद नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर होगा बी, सर्किट टर्न ऑफ टाइम शुड, सॉरी, एस सी आर टर्न ऑफ टाइम शुड बी ग्रेटर देन सर्किट टर्न ऑफ टाइम, ठीक है। A single phase full wave rectifier is made by using thyristor if its peak value of sinusoidal voltage is Vm, peak value दे रहे हैं Vm, and the value of delay angle को ही क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, पाई बाई 4 रेडियन। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, फुल वेव रेक्टिफायर है, एवरेज वैल्यू कितना होता है 2Vm बाई पाई इंटू कॉस अल्फा होता है, ठीक है। तो वी एवरेज कितना आ जाएगा, वी एवरेज आएगा 2 इंटू वी एम की जगह वी एम अपॉन पाई के जगह, पाई के जगह पाई इंटू कॉस अल्फा, कॉस ऑफ एल पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री। ये हो जाएगा 2 Vm अपॉन पाई, कॉस 45 होता है 1/√2, ठीक है। तो 2/पाई मतलब ये हो जाएगा √2/पाई Vm हो जाएगा, √2/पाई Vm हो जाएगा, √2/पाई की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। √2/पाई की वैल्यू निकाल लेते हैं 1.414 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू 3.14, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.45 Vm, आ जा रहा है 0.45 Vm आ जा रहा है आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ट्रैक इज सेम है, ट्रैक कैसा होता है, ट्रैक देखिए इस तरह का होता है, एक आगे वाला थायरिस्टर एक पीछे वाला थायरिस्टर, इस तरह से, मतलब इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, एक ऐसा एक उल्टा, ठीक है। तो दो एंटी पैरेलल एस सी आर के जैसा थायरिस्टर को देखा जा सकता है, इसलिए इसका आंसर आएगा बी, ट्रैक इज सेम एज टू एस सी आर कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल। अ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट यूजिंग एन आइडियल डायोड हैज एन, हाफ वेव रेक्टिफायर है जिसमें आइडियल डायोड है, हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट बना लेते हैं, इसमें आइडियल डायोड है, ठीक है। इनपुट वोल्टेज है हमारा 10 साइन ओमेगा टी, फाइंड द एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। एवरेज वैल्यू हमारा क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में, वी एवरेज इज इक्वल टू वी एम अपॉन पाई होता है, 2 Vm बाई पाई फुल वेव रेक्टिफायर में होता है, और हाफ वेव रेक्टिफायर में Vm बाई पाई होता है, और वी आर एम एस होता है Vm/2 होता है। Vm की वैल्यू 10 दिया हुआ है तो 10/2 5 आ गया, ये तो ए और सी में से कोई एक ऑप्शन होगा। एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, एवरेज वैल्यू Vm10 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाई 3.14 कर लेते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 3.14 कर लेते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.18। हाँ, फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.18, फाइनल आंसर आ जाएगा 3.18 वोल्ट कॉमा 5 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सोलर सेल ऑफ 450 वोल्ट सप्लाइज पावर टू एन एसी सोर्स ऑफ 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज थ्रू अ 3 फेज फुल्ली कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर, ठीक है। फुल्ली कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर, ठीक है, ये फुल्ली कंट्रोल ब्रिज कन्वर्टर है, इसमें से सोलर सेल को कनेक्ट किए हैं, सोलर सेल में करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर, ठीक है। सोलर सेल में करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर, है ना, और सोलर सेल का रेजिस्टेंस कह रहा है 1 ओम। सोलर सेल ऐसा है, सोलर सेल का वोल्टेज अपना है 450 वोल्ट, सोलर सेल का वोल्टेज कितना है 450 वोल्ट, इसके अक्रॉस का वोल्टेज हम लोग आउटपुट वोल्टेज निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 450 माइनस 450 प्लस 1 इंटू 10, है ना। देखिए यहाँ पर अगर नो आप लूप लगाइएगा, -450 प्लस 1 इंटू 10 मतलब ये आ जाएगा -440 वोल्ट आ गया, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज। अब 3 फेज का आउटपुट वोल्टेज जो आता है वो 3 Vm/पाई कॉस अल्फा के बराबर होता है, ठीक है। जो 3 फेज फुल्ली कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर होता है उसका आउटपुट वोल्टेज होता है 3 Vm/पाई कॉस अल्फा। वी नॉट की जगह हम लोग 440 पुट करते हैं, 3 इंटू वी एम की वैल्यू कितना हो जाएगा, वी एम की वैल्यू हो जाएगी 440 इंटू √2,
है ना। ये आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू इंटू रूट टू वी एम होता है होल अपॉन पाई टू कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 440, 440 कैंसिल कर देते हैं, बच जाएगा मेरा -पाई/3 -पाई/3 इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -पाई/3 इंटू रूट 2 की जगह 1.414 इज इक्वल टू कॉस अल्फा। आ जाएगा 3.14 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा 0। कॉस अल्फा की वैल्यू -0.74 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा अंदाजा लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो देखिए कॉस की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और कितनी आ रही है, एक अंदाजा ले लेते हैं। कॉस की वैल्यू कॉस 0, 30, 45, 60 और 90, 5 एंगल देख लीजिए, हम लोग पढ़ चुके हैं। 1 ये होता है कॉस 30 होती है √3/2 मतलब 0.86, और ये हो जाएगा 0.707 मतलब नियर अबाउट 45 डिग्री आ रहा है। और नेगेटिव में जब आता है तो 180 -45 लेंगे तो 135 डिग्री आएगा। ठीक है, देखिए नेगेटिव आता है तो हम लोग क्या करते हैं 180 से माइनस करते हैं तो 135 डिग्री। अब ऑप्शन में देखिए 135 के नियर में कौन सा आंसर है, सी। ठीक है, याद रखिएगा कई लोग इसको सोचते हैं कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आपको अंदाजा लगाना है, बिना कैलकुलेटर के भी अंदाजा लगाना है। ठीक है, अंदाजन हमारा देखिए कितना आया आंसर, 0.74 आया। और कॉस की वैल्यू आप याद रखिएगा, सारा कॉस 0.1 होता है, कॉस 30 0.86 होता है, कॉस 45 0.707 होता है, कॉस 60 0.5 हो जाता है, कॉस 90 0 हो जाता है। मतलब ये 45 डिग्री के आसपास आ रहा है हमारा आंसर 0.74। हम लोग क्या करेंगे, उसको 180 से माइनस कर देंगे क्योंकि नेगेटिव आया है, तो इसका आंसर कितना आएगा 135 डिग्री आएगा। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर इज डिजाइंड यूजिंग थारिस्टर if its peak value of sinusoidal input voltage Vm and the delay angle is pi/6 radian, find the average value of output voltage। देखिए फिर से मतलब सिमिलर क्वेश्चन है, Vm दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है pi/6 रेडियन मतलब ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, वी एवरेज फुल वेव रेक्टिफायर का होता है 2Vm/पाई इंटू कॉस अल्फा के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू वी एम के जगह हम लोग पुट कर देंगे Vm Vm ऑन पाई तो cos 30 होता है 0.866। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर 2 इंटू कॉस 30 डिवाइडेड बाई पाई, आंसर आएगा 0.55 में, सी ऑप्शन। ठीक है, which of the given device is most suitable for power device for a higher frequency above 100 kilohertz। हायर फ्रीक्वेंसी का आप लोग जानते हैं पावर मॉसफेट यूज किया जाता है। which of the given device is a modern semiconductor device that combines characteristics of MOSFET and BJT। दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होता है, आईजीबीटी में होता है। थायरिस्टर इज इक्विवेलेंट टू थायरिस्टर ट्यूब, कौन सा थायरिस्टर, थायरेट्रॉन ट्यूब जैसा होता है, एससीआर होता है, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम लोग। A single phase control full bridge converter is supplying a highly inductive load. The conductor is fed from 220 volt 50 hertz supply, 50 hertz AC source। Find the fundamental frequency। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि फुल ब्रिज कन्वर्टर का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसके सप्लाई फ्रीक्वेंसी से डबल होता है। कैसे डबल होता है, ऐसा हमारा वेव फॉर्म आता है, डबल आता है। ठीक है, एक साइकिल जो हमारा साइनसोइडल का एक साइकिल, इसका 2 साइकिल हो जाता है, इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 100 हर्ट्ज। अब फ्री व्हीलिंग डायोड इस फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, ये क्या करता है, रेक्टिफायर ऑपरेशन को बंद तो नहीं करता, पावर फैक्टर को बढ़ा देता है। ठीक है, पावर फैक्टर को बढ़ा देता है, हार्मोनिक्स भी प्रोड्यूस नहीं करता, सडन ब्रेक डाउन भी प्रोड्यूस नहीं करता। इन अ 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर द मैक्सिमम कंडक्शन ऑफ ईच थायरिस्टर, हर थायरिस्टर कितना करंट करता है 120 डिग्री तक।
अब चॉपर चॉपर क्या करता है, चॉपर जो होता है डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अ चॉपर सर्किट वर्क्स ऑन टीआरसी कंट्रोल मोड एट अ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपको 4 किलो हर्ट्ज, ठीक है। और वोल्टेज की वैल्यू दिया हुआ आपका 220 वोल्ट, ये सप्लाई वोल्टेज है। और 180 आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज आना चाहिए 180 वोल्ट। कंडक्शन एंड ब्लॉकिंग पीरियड हमको निकालना है, ठीक है, कंडक्शन एंड ब्लॉकिंग पीरियड। हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला, आउटपुट वोल्टेज ऑफ थायरिस्टर, ठीक है, ये हो जाएगा डी इंटू इनपुट वोल्टेज। और डी हमारा क्या होता है, टी ऑन अपॉन टोटल टाइम इंटू इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज आउट, और पी नॉट इज इक्वल टू टी ऑन, और 1/T हमारा फ्रीक्वेंसी होता है इंटू सप्लाई वोल्टेज। तो हम लोग लिख सकते हैं आउटपुट वोल्टेज के जगह लिख देते हैं 180 इज इक्वल टू टी ऑन मुझे निकालना है ऑन टाइम, फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज में लिखेंगे तो 4000 आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। और सप्लाई वोल्टेज हमारा कितना है, 220 वोल्ट है, हो जाएगा 180 अपॉन 4000 मल्टीप्लाई बाय 220 करते हैं तो ये मेरा आ जाएगा टी ऑन, ठीक है। तो टी ऑन की वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, एक एक तो जीरो कैंसिल कर दिया, आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 400 मल्टीप्लाई बाय 220, ये आंसर आ गया अपना 20.4 मिली सेकेंड आ रहा है, 20.45 मिली सेकेंड आ रहा है ऑन टाइम, ऑन टाइम आपका आ रहा है 20.45 मिली सेकेंड। 120 ही आएगा, 12045 मिली सेकेंड का आंसर आ रहा है। ऑन टाइम इज इक्वल टू 0.2045 मिली सेकेंड आ रहा है, ठीक है। तो 204 वाला ऑप्शन मेरे को एक ही दिख रहा है, फिर ऑफ टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको निकालना ही है तो आप पहले टी निकाल लीजिए 1/4000 करके, और उसके बाद ऑफ टाइम निकाल लीजिए टी माइनस टी ऑन करके, तो ऑफ टाइम भी आपका सेम आएगा, निकाल लीजिएगा। ये फर्स्ट स्टेप ऑफ चॉपर है, सोर्स वोल्टेज वी एंड ड्यूटी साइकिल। स्टेप ऑफ चॉपर में आउटपुट वोल्टेज P/1 माइनस अल्फा होता है। हमें सीटेज आर यूज टू बिल्ड अ 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर, 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर में एक लेग में 3 लगता है, तो इसलिए 6, एक लेग में 6 लगता है, 3 में कितना लग, 6×3 = 18, 60 18 आ जाएगा इसका। अ सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर हैज एन इनपुट वोल्टेज ऑफ PDC 60 वोल्ट, इनपुट वोल्टेज आपको दे दिया है 60 वोल्ट। इफ द इन्वर्टर इज फीडिंग अ लोड ऑफ 3.6 ओम, फाइंड द RMS आउटपुट वोल्टेज एट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। RMS आउटपुट वोल्टेज कितना आता है हमारा, RMS आउटपुट वोल्टेज हमारा आता है इसका PRMS, इट इज इक्वल टू, PRMS हमारा आता है PRMS हमारा आता है 2 Vm/π√2 आता है, ठीक है, 2 Vm/π√2 आता है। ये हो जाएगा 2 × Vm की जगह 60/π/√2, तो सॉल्व कर दीजिए। 2 × 60 डिवाइडेड बाई पाई,
27 आ रहा है। गलत। गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन दिया। का आंसर मेरा आ रहा है 27 वोल्ट RMS। ठीक है, इसका मतलब रॉन्ग ऑप्शन। कैसे बनाना समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PWM स्विचिंग इज यूज, ये हार्मोनिक को कंट्रोल करने के लिए और आउटपुट वोल्टेज को भी कंट्रोल करने के लिए काम। आपको क्या करना है, इतना क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए अच्छे से, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बस इसके फॉर्मूला जो जो फॉर्मूला लग रहे हैं उसको याद कर लीजिए और ये सिंपल सिंपल चीज़ों को याद रख लीजिए। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मैक्सिमम कवरेज आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से करिए। अगली क्लास में वापस हम लोग पावर सिस्टम को करेंगे। ठीक है, थैंक यू।